डोडो टीवी। एक गांव था जहां लोग रविवार के दिन घर से बाहर निकलने से डरते थे, क्योंकि उस गांव में एक भूतिया मिठाई वाला था। वह जब भी गांव में घूमता तो उसकी मिठाई की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। खुशबू से लोग आकर्षित हो जाते थे और फिर वह मिठाई वाला लोगों को उठाकर मिठाई की दुकान में ले जाता और मार देता। इसलिए रविवार के दिन लोग घर की खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद करते थे ताकि मिठाई की खुशबू घर में ना आ सके। रमेश नाम का लड़का 15 साल बाद अपनी दादी के पास आया था, जो बचपन में ही शहर चला गया था। दादी, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, पर जल्दी आ जाना। ठीक है दादी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और वैसे भी अब मैं बच्चा नहीं रहा। अरे तू कितना बड़ा हो जा, मेरे लिए तो तू बच्चा ही रहेगा। इसके बाद रमेश घर से निकलकर दोस्तों से मिलता है और कहता है, भाई राजू, बबलू, हम बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। चलो कल कहीं घूम कर आते हैं। वैसे भी कल रविवार है तो सबकी छुट्टी होगी। नहीं नहीं भाई, कल हम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? अरे भाई, गांव में एक भूतिया मिठाई वाला है। जो भी उसकी मिठाई की खुशबू सूंघ लेता है उसका सीधा राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए तुम भी रात को खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सोना, समझे? चलो भाई, अब घर चलते हैं। यह कहकर राजू और बबलू वहां से चले जाते हैं। अरे ये भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं, बोल रहे हैं मिठाई की खुशबू। लेकिन कुछ तो बात जरूर है, मैं अपनी दादी से जाकर पूछता हूँ। इसके बाद रमेश घर आकर दादी को सब बताता है जो उसके दोस्तों ने कहा था। दादी, पता है आज मेरे दोस्त कुछ अजीब ही बात कर रहे थे। रविवार, मिठाई, क्या माजरा है इन सब का? रमेश भूतिया मिठाई वाले के बारे में और जानना चाहता था, लेकिन दादी ने रमेश की बात को बीच में ही काट दिया। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी रात बहुत हो गई है, तू जाकर सो जा। फिर रमेश अपने कमरे में चला जाता है। रमेश भूतिया मिठाई वाले की बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता और खिड़की खुली रखकर ही सो जाता है। और आधी रात होते ही भूतिया मिठाई वाला हाथ में मिठाई की प्लेट लेकर गांव में घूमने लगता है। गाँव वालों, खिड़की खोलकर जरा हमारे भी दर्शन कर लो। हम भी तो तुम्हारे मेहमान हैं, एक बार तो दर्शन कर लो। लेकिन किसी का भी घर खुला नहीं होता है तो वह कहता है, कोई बात नहीं, मैं खुद देखता हूँ कि आज किसका नंबर लगने वाला है। ऐसा तो हो ना ही सकत है, कोने न कोने का तो लेबे के रहेंगे, बता रहे। तभी उसकी नजर रमेश के कमरे की खुली खिड़की पर पड़ती है। फिर मिठाई की खुशबू खिड़की से होते हुए रमेश के कमरे में पहुंच जाती है और खुशबू सूंघते ही रमेश आकर्षित हो जाता है। क्या खुशबू है! खुशबू इतनी अच्छी है तो मिठाई कितनी अच्छी होगी। वाह! रमेश खुशबू के साथ घर से बाहर आने लगता है और रमेश जैसे ही घर से बाहर आता है, वह मिठाई वाला भूत उसे दबोच लेता है और उठाकर दुकान में ले जाता है। चलो एक शिकार तो मिल ही गवा। यह सब देखकर रमेश सूखे पत्ते की तरह कांप जाता है। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, गलती हो गई, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। जो खिड़की खुली रखकर मैं सो गया था। भूत भाई, मैं आपकी दुकान में झाड़ू पोछा कर लूंगा, पर मुझे जाने दो। नहीं नहीं नहीं, अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक मैं पूरे गांव को खत्म नहीं कर देता मुझे शांति नहीं मिलेगी। रमेश उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, पर वह एक नहीं सुनता और अपने बड़े नाखून रमेश की छाती में घोंपने ही वाला होता है कि अचानक उसे रमेश का एक ताबीज दिखता है। ताबीज देखते ही मिठाई वाला भूत हड़बड़ा जाता है। ये ताबीज तुम्हारे पास कहाँ से आया?
ये ताबीज मुझे अपनी माँ ने दिया है। ये मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। रमेश की यह बात सुनते ही भूत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये ताबीज मेरा है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। रमेश भूतिया मिठाई वाले की बात समझ नहीं पाता है तो वह बताना शुरू करता है। आज से बहुत साल पहले गांव में मेरी मिठाई की दुकान हुआ करती थी। मेरी मिठाई के चर्चे गांव-गांव तक फैले हुए थे। इसी बीच सरपंच के बेटे ने भी मिठाई की दुकान खोली, लेकिन वो कम स्वादिष्ट मिठाइयां ज्यादा दाम में बेचता था, इसलिए उसकी कमाई नहीं होती। उसके बाद वो मुझे रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा और एक दिन उसने मुझे मेरी दुकान के साथ ही जलाकर मार दिया। उसके बाद से आज तक मैं उसको मारने का इंतजार कर रहा हूँ। पिताजी, आपकी मौत सरपंच के बेटे की वजह से हुई है, तो आप गांव वालों को क्यों मार रहे हो? जब मेरी दुकान में आग लगी थी तब किसी ने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैं इन सबको मार दूंगा। लेकिन मैं अभी तक सरपंच के बेटे को मारकर बदला पूरा नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि वो अपने घर को हमेशा बंद रखता है। पिताजी, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आप गांव वालों को कुछ नहीं करेंगे। भूतिया मिठाई वाला रमेश की बात मान लेता है और फिर रमेश पूरी योजना बताता है। और एक रात को योजना के अनुसार रमेश कुछ मिठाई लेकर चुपके से सरपंच के घर में मिठाई रखाता है और कुछ देर बाद सरपंच का बेटा मिठाई की खुशबू से आकर्षित हो जाता है और घर से बाहर आ जाता है। अब तुझे मारकर मैं अपना बदला पूरा करूंगा। लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो और इस रमेश को कुछ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमार कातिल तुम हो। ये गांव वाले तो निर्दोष हैं। मैं कौन हो तुम? इसके बाद वह भूत अपने असली रूप में आ जाता है। गजोधर तुम? ठीक पहचाने, गजोधर। देखो, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मगर भूतिया मिठाई वाला उसकी एक नहीं सुनता और उसे मार देता है। उसके बाद से उसने किसी को भी कभी परेशान नहीं किया और लोग रविवार को भी घर से बाहर निकलने लगे। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया। अच्छा, अब क्या ख्याल है? सर्दियों का मौसम था और मनाली में होती बर्फबारी का आनंद लेने के लिए एक प्रेमी जोड़ा पहुंचा। इंदौर के रहने वाले इस कपल के बीच बहुत प्यार था। कितना मजा आ रहा है ना सिमरन, है ना? तुम्हें काम से फुर्सत कहाँ मिलती है? मैं तो कब से कह रही थी कहीं घूम कर आते हैं। एक दूसरे पर बर्फ फेंकते हैं थोड़ी देर। मैं तो थक गई यार, चलो होटल वापस चलते हैं। मैं भी थक गया और भूख भी लग रही है। दोनों होटल आ जाते हैं। लिफ्ट में उन्हें एक सुंदर लड़की मिलती है। राहुल और सिमरन दोनों उस लड़की को बहुत गौर से देख रहे थे। कुछ ही देर में वे दोनों अपने कमरे में पहुंच गए। वो लिफ्ट वाली लड़की तो कितनी सुंदर थी ना, है ना? हाँ, तुम्हें तो बस मौका चाहिए। लेकिन मुझे उस लड़की को देखकर किसी की याद आती है। किसकी याद? सिमरन शीशे के सामने बैठकर अपना मेकअप ठीक करते करते। एक बहुत सुंदर लड़की की। बात कुछ साल पहले की है। गंगा नदी के किनारे बसा एक सुंदर शहर था, जहाँ मेरी माँ का बचपन गुजरा। इसी शहर में रहने वाले एक लड़के का नाम था विक्की। भाई, लगता है यार मैं ना सिंगल ही रहूंगा। अरे पगले, तुझे छोड़ा ना कर, तेरा भाई है ना। तू क्या करेगा? तू बनेगा क्या मेरी गर्लफ्रेंड? ओह नो, मैं नहीं। ये देख, ये आप करेगा। या ना तेरा भी मैच किसी ना किसी लड़की के साथ हो ही जाएगा। दोस्त की बात मानकर विक्की ने ऐप डाउनलोड कर लिया और 2 दिन बाद ही उसका मैच बहुत ही सुंदर लड़की से हुआ। भाई, मैच हो गया, ढेर सारी बातें भी हुई। कल हम दोनों ने मिलने का प्लान भी बनाया है। शानदार यार, अब तू भी कमिटेड बॉयज क्लब में शामिल हो गया है। विक्की बहुत एक्साइटेड था। वो उस लड़की से मिलने गया। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों ने साथ में खाना खाया।
फिर दोनों विक्की के फार्म हाउस के लिए निकल गए। तुम बहुत सुंदर हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे मिलूंगा। तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। फार्म हाउस की खिड़की से वे दोनों हक करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ समय रुककर एक जोरदार चीख। अगली सुबह विक्की की लाश फार्म हाउस से बाहर निकाली गई। पुलिस ने उस लड़की को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर उस शहर में इसी तरह से 2 महीने में 28 मौतें हुई। शहर में चारों तरफ एक खौफ था। लड़कों ने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। फिर एक दिन, देख भाई, मेरा मैच आया है। कितनी सुंदर है लड़की। हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। रोहन, शहर में एक डायन का आतंक है जो ऐसे ही लड़कों को फंसाकर मार डालती है। तू बच जा भाई। भाई, इतनी मुश्किल से तो तेरे भाई को ना किसी ने आई लव यू कहा है, और तू? और वैसे भी ये सब अफवाह ना मैं नहीं मानता। रोहन उस लड़की से मिलने गया। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े। एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुकी। तुम बहुत सुंदर हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम साथ होंगे। दोनों हक करते हैं और तभी उस लड़की का चेहरा भयानक रूप ले लेता है। कौन है तुम? जैसे ही वो डायन रोहन पर वार करने वाली थी, तभी रोहन का दोस्त एक तांत्रिक को लेकर वहां पहुंच गया। रोहन, पीछे हट जाओ। जादू टोने से डायन को काबू में कर लेता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। इस डायन ने सैकड़ों लड़कों को अपना शिकार बनाया है, लेकिन याद रहे, ये कील जिस दिन निकल गई, तबाही होगी, तबाही। अच्छी कार्य है। लगता है तुम्हें उस लिफ्ट वाली सुंदर लड़की से जलन होने लगी है, इसीलिए तुम ऐसी ना मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। नहीं यार, ये कहानी उतनी ही सच्ची है जितनी सच्ची मैं। राहुल होटल के कमरे में खाना मंगाता है। राहुल खाने लगता है और पूछता है, फिर क्या हुआ उस लड़की का? फिर काफी साल बीत गए। उस शहर के लोग उस लड़की को भूल गए, लेकिन ये कहानियां अभी भी बच्चे बच्चे को पता है। अभी 2 साल पहले इंदौर के पास कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई। तुमने जरूर सुना होगा, कहते हैं तांत्रिक द्वारा गाड़ी गई कील इसी तरह से निकल गई। ऐसा कैसे हुआ? फिर क्या हुआ? तुम्हें गोलू याद है, जो शर्मा जी के घर पर किराए पे रहता था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट? हाँ, अच्छा लड़का था, लेकिन काफी दिनों से दिखाई नहीं दिया, है ना? दिखेगा कैसे, उसकी मौत हो चुकी है। आया था एक दिन मेरे पास, बहुत खुश था। दीदी, मैंने आपको बताया था ना कि एक लड़की से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, क्या हुआ? तुम दोनों शादी कर रहे हो? नहीं दीदी, शादी अभी नहीं, लेकिन हमने साथ में शिमला मनाली घूमने का प्लान बनाया है। आज निकल रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। खूब एंजॉय करना। बेचारा फिर कभी नहीं लौटा। उस डायन ने बेरहमी से गोलू को मार डाला। संभालो खुद को, मुझे भी दुख है उसकी मौत का। भला लड़का था। मुझे सिर्फ गोलू की ही नहीं, सभी लड़कों की मौत का दुख है। खैर छोड़ो ये सब, अपना मूड ठीक करो। हाँ, चलो कई बार घूम के आते हैं। सिमरन और राहुल इवनिंग वॉक के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन कमरे से निकलते ही लिफ्ट में फिर वही लड़की। राहुल उस लड़की को देखकर थोड़ा सहम गया। सुनो, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। क्या है वो खुशखबरी? मेरे मॉम डैड ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सच में बहुत अच्छी खबर है। चलो कुछ मीठा खाते हैं। इस ट्रिप से लौटते ही ना, मैं सबसे पहले तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। दोनों कुछ देर बाहर वक्त गुजारने के बाद वापस अपने कमरे की तरफ लौट रहे थे। लिफ्ट में अंदर जाते ही वो लड़की फिर से दिखाई देती।
उस लड़की को देखकर राहुल को पसीना आने लगा। जैसे तैसे लिफ्ट उनके फ्लोर पर पहुंची और राहुल और सिमरन तेजी से भागते हुए कमरे में घुसकर दरवाजे को बंद कर देते। ये लड़की बार बार क्यों मिल रही है? कहीं ये वही तो नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। राहुल काम डाउन, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक हो। सिमरन, जितनी बार भी हम कमरे से बाहर थे, हर बार मिली है वो। ये इत्तेफाक नहीं होता। तुम्हारी कहानी वाली लड़की का फिर क्या हुआ? क्या वो पकड़ी गई? पता नहीं, काफी समय से कोई मामला सामने नहीं आया। शायद किसी तांत्रिक ने वह कील उसके सिर में फिर गाड़ दी होगी, या क्या पता अभी भी किसी शिकार की तलाश में हो। जैसे तैसे सिमरन राहुल को शांत करती है। राहुल कुछ देर शांत होकर लेट गया और सिमरन उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। तुम आराम करो, मैं ये मेकअप उतार लेती हूँ। लाओ, ये मैं करता हूँ। अच्छा जी, ये मेहरबानी क्यों? हम तो हमेशा आप ही की खिदमत में जनाब। मस्का। मेकअप साफ करते हुए, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। जी करता है इन्हीं में खो जाऊं। बालों में कंघी घुमाते हुए, तुम्हारे बाल एकदम रेशमी। कहते कहते राहुल कंघा सिमरन के बालों में चला रहा है, तभी कंघा बालों में फंस गया और जोर लगाने पर कील निकल पड़ी। वो फिर लौट आई। मैं मुंडन नहीं करवाऊंगा माँ, स्कूल में दोस्त चिढ़ाएंगे। कराना पड़ेगा बेटा, देख पापा ने भी कराए हैं। कुछ भी हो, मैं नहीं कराऊंगा। गोलू स्कूल के लिए निकल गया। रुको बच्चे, जिंदा रहना है तो मुंडन करवाना होगा। राजगढ़ गांव के ठाकुर साहब का बेटा आज पूरे 4 साल बाद अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गांव लौटा। उफ, यहाँ कितनी धूल और गर्मी है। निधि प्लीज कुछ दिन मैनेज कर लो ना। स्टेशन से एक महंगी कार उनको ठाकुर साहब के घर ले जाती है। आ गया मेरा शेर, कितना बड़ा हो गया है मेरा राजा बेटा। नमस्ते पापा जी। नमस्ते चाचा जी। चाचा जी। जीते रहो बच्चों, अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लो, शाम को चाय पर मिलते हैं। वे दोनों अंदर चले गए। सभी लोग चाय पीते हुए बात करते हैं। पापा, आपने अपना सिर क्यों मुड़ा दिया? हर साल इस गांव में एक मुंडन कार्यक्रम चलता है। सभी गांव वाले अपना मुंडन करवाते हैं। इसकी कोई खास वजह है क्या? एक परंपरा है गांव की, और इस परंपरा के लिए हम बिट्टू का भी मुंडन करवाएंगे। निधि ये बात सुनकर गुस्सा होकर अंदर चली जाती है और कुछ देर बाद, नीलेश ये क्या है यार, कितने अच्छे बाल हैं बिट्टू के, मैं इसका मुंडन नहीं होने दूंगी। तुम गुस्सा मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ। कुछ भी करो, बस एक बात समझ लो, बिट्टू का मुंडन नहीं होगा बस। ठीक है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ, ठीक है? नीलेश घर से बाहर निकल जाता है और अपने बचपन के दोस्तों से मिलने के लिए चाहता है। और प्रीतम कैसा है, क्या हाल चाल? यार बढ़िया, तू बता। मेरा भी सब बढ़िया ही है। कुछ देर गप्पे लड़ाने के बाद, यार एक बात बता, यहाँ कुछ लोगों ने अपने सिर को ढक कर क्यों रखा हुआ है? यार क्या बताओ, अजीब ही घटनाएं हो रही हैं। एक बरगद का पेड़ है, उसके पास जो भी आदमी गुजरता है आधा कच्चा हो जाता है। तो इसीलिए मेरे पिता मुंडन की बात पर अड़े हैं। इस समस्या का लेकिन हल तो ढूंढना होगा। गांव के बाहर एक बाबा रहते हैं, शायद वो कुछ समाधान कर सके। नीलेश उन बाबा की खोज में निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद सामने एक पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए दिखाई देते हैं। नमस्ते बाबा। कौन हो तुम और किस लिए आए हो?
नीलेश बाबा को बरगद के पेड़ की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताता है। ये बरगद का पेड़ शापित है, इसमें भूत का वास है। ये कैसे संभव है? लोग तो इसकी पूजा करते थे। ये संभव है क्योंकि भगवान कभी किसी को परेशान नहीं करते। ये काम भूत का है। काफी समय पहले गांव में ही एक आदमी ने इस पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और उसी दिन से ये पेड़ शापित हो गया। पास ही बैठे ताश खेल रहे लोग ये बात सुनकर हंसने लगे और उनमें से एक बोला, बाबा, कहाँ इस बाबा की बातों में पड़े हो? ये तो कुछ भी बकता है। अपनी समस्या सुलझानी है तो तांत्रिक कपाला के पास जाओ। नीलेश उन सभी की बात मानकर तांत्रिक की खोज में निकल पड़ा। आधी रात का समय और घना जंगल, बहुत ही भयानक माहौल। लेकिन नीलेश बढ़ता गया। तभी अचानक, अरे, ये मेरे पैरों को किसने जकड़ लिया? नीलेश कुछ समझ पाता उसके पहले ही उसके पैरों को किसी मजबूत चीज ने जकड़ लिया था और अपनी ओर खींचने लगी। नीलेश पीछे मुड़ता है और सामने बरगद की जड़ों को देखकर भयभीत हो गया। लेकिन जैसे तैसे खुद को उन जड़ों से जान छुड़ाकर भागने लगता है। भागते भागते वो एक विशाल गड्ढे में गिर जाता है और उस गड्ढे में फिसलता हुआ सीधे एक भयावह गुफा में पहुंच गया, जहां एक भयंकर तांत्रिक बैठा है। कौन है तू और यहां क्यों आया है? गांव में बरगद का पेड़। समझ गया तेरी समस्या। चिंता मत कर, समाधान हो जाएगा, लेकिन कीमत ज्यादा देनी होगी। मैं तैयार हूं। ये गांव वाले पागल हैं, कुछ भ्रम पाल कर बैठे हैं। इन्हें मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठ सकता हूं। तांत्रिक अपनी योजना बनाने लगा और नीलेश वहीं जंगल में बैठकर सोचने लगता है, क्या इस तरह गांव वालों की इच्छा के बिना तांत्रिक को बुलाना ठीक होगा? मुझे एक बार गांव के लोगों से इस बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। सुबह होते ही नीलेश गांव वालों से बात करने जैसे ही गांव में जाता है, वो गांव का नजारा देखकर हैरान हो गया। क्या हुआ चचा? गांव के कुछ खेत और कुछ घर जल गए, कुछ लोगों के मुंडन भी हो गए हैं। नीलेश ये बात सुनकर परेशान हो जाता है। तुरंत अपने घर की ओर दौड़ता है। घर पहुंचकर, निधि, तुम ठीक तो हो? और बिट्टू कहाँ है? यहीं बाहर खेल रहा होगा। क्यों, क्या हुआ? बिट्टू को ढूंढो और घर में ही रहना, बाहर खतरा है। लेकिन हुआ क्या और तुम इतने परेशान क्यों हो? नीलेश निधि को पूरी घटना बता देता है। ये क्या हो गया नीलेश? अब ये सब कैसे सुलझेगा? मैं कुछ कोशिश करूंगा, तुम बिट्टू को ढूंढो जल्दी। निधि अपने बच्चे को ढूंढने में लग गई और दूसरी तरफ नीलेश बाबा को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। बाबा, हमारे गांव को बचा लो। ये मुसीबत तुमने खड़ी की है। तुम्हें उस तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए था। अब तुम्हारी गलती का हार जाना सारे गांव को भुगतना पड़ेगा। बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप कुछ भी करके हमारे गांव को बचा लीजिए ना बाबा। नीलेश बाबा को गांव में लेकर पहुंचता है, लेकिन तब तक वो तांत्रिक अपना पूरा पाखंड फैलाकर बरगद के पेड़ पर कुछ तंत्र साधना करने में लग गया था। तुझे बाहर आना ही होगा, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। कपाला, ये सब मत करो, तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। कपाला को मार सके ऐसा भूत पैदा नहीं हुआ। एक जोरदार धमाके के साथ पेड़ से भूत प्रकट हो जाता है। गांव वाले सहम गए। तूने यहां आकर अच्छा नहीं किया और तूने मेरे सामने आकर अच्छा नहीं किया। मुझे मारने के लिए इसे लाए हो, ये तो गया। भूत और तांत्रिक के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। तांत्रिक अपने मंत्र और तंत्र फूंक रहा था और भूत भी अपनी शक्तियों से तांत्रिक पर वार कर रहा था। कुछ ही देर में भूत की एक शक्ति
तांत्रिक के सीने में लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। भूत ने तांत्रिक को पकड़कर आधा गंजा कर दिया। नीलेश, तू लेकर आया था ना इस तांत्रिक को? देख क्या हाशनु हुआ इसका। तुझे इस गलती की सजा मिलेगी। ये कहकर भूत बिट्टू को प्रकट करता है। बिट्टू पेड़ से लटका हुआ रो रहा था। अब इस बच्चे को मैं अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, जो भी सजा देनी है मुझे दो। लेकिन भूत बिट्टू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। किशन, मैं जानता हूं तुम्हें। गांव के सभी लोग ये सुनकर अचंभित रह जाते हैं। पापा, ये किशन कौन है? यही है किशन। बेचारा पास ही के गांव का किसान था। एक रात फसल बेचकर इस गांव से गुजरता था, तभी कुछ लुटेरों ने इसका सारा धन लूट लिया। मैं ये बात सालों से चीख चीख कर कह रहा हूं, लेकिन ये गांव वाले मुझे पागल समझते रहे। ये कहानी सुनकर पूरा गांव शांत था। सबके सिर झुक गए। अब भूत भी भावुक होकर कहने लगा, उन लुटेरों ने मेरा सिर मोड़ दिया और चाकू से कई वार किए। रात के अंधेरे में उन लुटेरों को पहचान नहीं पाया। इस गांव के लोगों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे घायल और भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। मैं यही पेड़ के नीचे तड़प तड़प कर मर गया। सारा गांव उदास था, अपने किए पर पछतावा कर रहा था। लेकिन मेरी आत्मा भटक गई और मैं भूत बन गया। उसी दिन से मैंने कसम खाई कि लुटेरों को तो मैं नहीं पहचान पाया, लेकिन किसी गांव वाले को चैन से नहीं रहने दूंगा। तभी से बरगद के पेड़ के पास से गुजरने वाले हर गांव का आधा मुंडन कर दिया करता। ये बात सुनकर सभी चौंक गए। लेकिन हमारे ही क्यों? क्योंकि तूने उस तांत्रिक को बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तेरे बेटे को तुझसे छीनकर तुझे सजा दूंगा। तभी ठाकुर वहां आ गया और बोला, मेरे पोते को छोड़ दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। लेकिन गलती तो मेरी थी पापा, आप क्यों माफी मांग रहे हो? बेटा, मैं पापी हूं, वो लुटेरा मैं ही हूं। मैंने ही अपने साथियों के साथ उस रात किशन को लूटा था। सभी गांव वाले ये बात सुनकर एकदम दंग रह गए। लेकिन मुझे अब उस पाप का एहसास हो चुका है बेटा। जो सजा देना चाहो मुझे, मैं तैयार हूं। सजा तो मिलेगी ठाकुर, तुम्हें भी और तुम्हारे साथियों को भी, ताकि भविष्य में कभी कोई और ऐसा ना करे। ये कहकर भूत ठाकुर और उसके साथियों को उसी बरगद के पेड़ से लटकाकर मौत के घाट उतार देता है। और अब मेरा बदला पूरा हुआ और मुझे मुक्ति मिल गई है। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। भूत चला गया और माहौल एकदम शांत। नीलेश और निधि शहर वापस लौट गए। लेकिन आज भी इस गांव के लोग हर वर्ष किशन की याद में अपना सर मुंडवाते।